ये बिल्कुल गलत है कहना कि इनफर्टिलिटी या बांझपना एक औरत की प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाय गाइज, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईवीएफ के बारे में, लेकिन आज हम उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हम आ गए हैं डॉक्टर सार्थक के पास, तो जानेंगे इनसे कि आईवीएफ सर बेसिकली क्या है। हाय जीनिया, थैंक यू आप आए हैं यहाँ पर। देखिए, आईवीएफ आज के दिन में एक बहुत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया है। मैं हेल्दी हूँ, आप हेल्दी हैं, बट मानिए शादी के बाद किसी को भी बच्चा करना है। जो पहले का एक सोच था कि हम जब चाहे बच्चा हो जाएगा, अब वो नहीं है। एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हम ना साफ़ वातावरण में रह रहे हैं, ना अच्छा खाना खा पा रहे हैं। हर चीज़ प्रोसेस्ड है। ऑर्गेनिक के अंदर भी पाम ऑयल, शुगर, फैट, डेरिवेटिव्स कितने ज़्यादा हैं। प्लस दी मोर कंसर्निंग फैक्टर इज़ कि लेट मैरिजेस। आपको समझना पड़ेगा कि भगवान ने जिस तरह प्रक्रिया बनाई है कि एक राइट उम्र है हर चीज़ के लिए। बच्चे पैदा करने की भी एक राइट उम्र है, एंड स्पेशली फॉर वुमेन। आज आप 34, 35 क्रॉस कर लें और अगर आपने बच्चे की प्लानिंग भी नहीं करी है तो आप बहुत लेट हो चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक आपके 35 के बाद बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज़ कर जाती है। मतलब हार्मोनल चेंजेस जिसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि किसी भी औरत को पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस, मल्टीपल पीरियड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। एंड दिस इज़ कॉमन बिकॉज ऑफ द हार्मोनल थिंग जो बॉडी के अंदर ही अंदर होती जा रही है। बट मेन की फर्टिलिटी भी उतनी ख़राब हो गई है। बट होता क्या है कि मेन में स्पर्म एक चाहिए होता है, तो बहुत लाखों में से एक मिलने की फिर भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और आसानी से मिल जाता है। विमेन के लिए वही बायोलॉजिकल क्लॉक 35 के बाद बहुत डिक्रीज़ कर गई है। इनफर्टिलिटी जिसके लिए बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेन या औरतों के हिसाब से बढ़ रही है। 50% इनफर्टिलिटी मेन की भी है, क्योंकि उनकी स्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स इतने ख़राब हो गए हैं। मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, काउंट। WHO के हिसाब से 20 साल पहले तक एवरेज स्पर्म काउंट 100 मिलियन होता था। आज WHO का वो स्टैंडर्ड 40 मिलियन पे आ गया है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 2050-55 तक भाई ये तो 1 मिलियन पे रह जाएगा, एंड शायद मेल फैक्टर जो मिलता है मेन से स्पर्म में, उसमें इतनी प्रॉब्लम आती जा रही है कि 2060-70 तक पता ही नहीं कि मेल्स भी प्रोड्यूस हो पाएंगे नहीं आएंगे। एक रिपोर्ट थी। बट कमिंग टू द फैक्ट कि आईवीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इज़ बेसिकली प्राइमरीली आप समझिए कि अगर राइट टाइम दिया है, आप तब नहीं करेंगे बच्चे। एंड अगर आपके लिए पहले आज के दिन में प्रायोरिटी एक घर, एक अच्छा स्टेबल जॉब, एक गाड़ी, कुछ हॉलीडेज़ एंड फिर फैमिली प्लानिंग होगी, ये नहीं चल पाएगा आप। क्योंकि कोई भी जना आज फर्टिलिटी टेस्टिंग नहीं करा रहा है। आप किसी भी लड़की से पूछ लीजिए या किसी भी मर्द से पूछ लीजिए कि क्या वो जाके किसी ने आज तक सीमेन एनालिसिस कराया है? कोई नहीं कराता। शर्म है या क्यों कराए चेक, जब होगे तब देखा जाएगा, ये थॉट प्रोसेस है। विमेन के लिए पूछ लीजिए, क्या आप अपना ओवेरियन रिजर्व AMH टेस्ट कराते हैं? नहीं। कोई अल्ट्रासाउंड कराता है फॉलिकल्स टेस्ट करने के लिए? नहीं। बिकॉज सब ने, एंड ये किसी की गलती नहीं है, एक प्रक्रिया अरबों साल से चलती आ रही है। बच्चे कब से पैदा होते आ रहे हैं, तो सबके मन में एक ही चीज़ रहती है, हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जब हम शादी करेंगे बच्चा तो हो ही जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये माइंडसेट चेंज अभी नहीं होने वाला है, बिकॉज हज़ारों साल से बच्चे हो रहे हैं। बट प्रॉब्लम अभी बढ़ गई है, बढ़ती ही जा रही है, और अब सोल्यूशन आ गया है। तो आईवीएफ जब तक सोल्यूशन नहीं था, तब तक तो भगवान है, द्वार है, मंदिर हैं, बाबा हैं, जड़ी बूटी है, कुछ ना कुछ है, लोग करते रहते थे। बट आज जब साइंटिफिक सोल्यूशन है, एक मेडिकल प्रॉब्लम का एक मेडिकल सोल्यूशन है, तो उसके लिए अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। लेकिन सर, जैसे बात करें कि आज भी गांव की अगर अब हम बात करें, तो भी आज भी औरत को एक तरह से बोला जाता है कि अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो हमेशा औरत को ही ब्लेम किया जाता है। वहाँ पे अभी तक इतना अवेयरनेस भी नहीं है कि उन्हें पता चले कि हाँ, मर्दों के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कैसे उस जनता को टारगेट करेंगे, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम मैंने जैसे बताया 50% दोनों की तरफ से है। ये बिल्कुल गलत है कहना कि इनफर्टिलिटी या बांझपना एक औरत की प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है, अगर आप बोलें कि ये प्रॉब्लम सिर्फ औरतों की वजह से हो रही है, तो गांव में बोले, शहर में बोले, बहुत गलत है सोचना। क्योंकि एक सिंपल टेस्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सीमेन एनालिसिस कराएंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रॉब्लम है किस में है, मर्दों में है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या करना चाहिए। गांव की बात करें, आज एक शादी इतना सामूहिक विवाह जो कहते हैं, जैसे कि भाई आपके लिए कितना सीक्रेट थिंग है। शादी तोड़ना बहुत आसान है कि भाई अगर आपकी बांझपना है या आप बच्चा नहीं दे पा रहे हैं, बट जिसका सोल्यूशन मैं कह रहा हूँ IVF है। तो गांव वाले भी को भी समझना पड़ेगा कि भाई अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए चाहे वो उसकी वजह से हो, मर्द की वजह से हो, और गांव वालों को नहीं बताना चाह रहा, बट आके अपनी टेस्टिंग कराएगा, एक डॉक्टर तो उसे इन्फॉर्म डिसीजन बता सकता है कि भाई आपके में ये प्रॉब्लम है, आपके स्पर्म काउंट में ये दिक्कत आई, या मॉर्फोलॉजी में आई, या किसी और पैरामीटर में दिक्कत आ गई, या है ही नहीं स्पर्म आपके उसके अंदर जो आपका सीमेन निकल रहा है, जिसके अंदर हमें वाइबल, जिसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं, वो है ही नहीं। हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो ये अवेयरनेस, एंड कोई भी गांव का जना हो, चाहे वो बीड़ी पी रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, गंदगी में रह रहा हो, केमिकल्स अलग से फैक्ट्रियों में काम करता हो, ये सारी प्रॉब्लम ऐसे ही प्रकट होती हैं। आपको कोई डायग्नोसिस मिलेगा नहीं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, बट आपको खुद समझ जाना चाहिए कि अगर मैं इनमें से कुछ भी चीज़ें कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम मुझे हो ही सकती है। तो परफेक्ट एज क्या रहेगी शादी के लिए? क्योंकि आजकल वुमेन्स मोस्टली 30 के बाद ही शादी करना पसंद करती हैं, इवन मैं भी उन्हीं में इंक्लूडेड हूँ। तो क्या परफेक्ट एज है, और जेंडर वाइज बताना कि लड़कों में कितना होना चाहिए और लड़कियों में? देखिए, मैं एज मैरिज काउंसलर तो नहीं बोलूँगा, और मैं कभी नहीं मानता कि कोई परफेक्ट एज है किसी चीज़ के लिए। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई परफेक्ट एज नहीं है, काम करने की कोई परफेक्ट एज नहीं है, रिस्क लेने की कोई एज नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिज की कोई परफेक्ट एज है। आप अगर आज रेडी हैं, आपने अपना कोई पार्टनर चुन लिया है अपने लिए, आप खुश हो उसके साथ, तो आप एक बायोलॉजिकल एज की, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि विमेन की 34-35 के बाद उनकी बायोलॉजिकल एज इज़ गोइंग अगेंस्ट देम, मतलब देयर एग क्वालिटी, एग रिजर्व, नंबर ऑफ फॉलिकल्स सब बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहे हैं, और बॉडी में पेन्स वगैरह ये सब भी उनकी बॉडी बिल्कुल डिक्लाइन में जा रहा है। हाँ, मतलब आपको यूट्रस की भी क्वालिटी, कैपेबिलिटी की प्रेगनेंसी को होल्ड कर पाएँ, हर चीज़ ने, जैसे नेचर ने, प्रकृति ने बनाई है, भगवान ने दी है, एक बॉडी की लिमिटेशन है। तो उस एज के हिसाब से मैं बोलूँगा, आपने मान लीजिए शादी करी नहीं करी, बट अगर आपको अपने एग फ्रीज करने हैं और आप 34-35 साल के हो गए हैं और आप सोचते हैं कि शायद मैं 5-7 साल बाद करूं, एंड इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, डायना हेडन, प्रियंका चोपड़ा, मैं अब बार बार सेलिब्रिटीज़ का नाम इसलिए लूँगा क्योंकि सब लोग जानते हैं। बहुत सारे हमारे पास कॉर्पोरेट से बहुत लड़कियाँ आती हैं अपने एग फ्रीज करने के लिए, बिकॉज अभी उनका करियर इंपॉर्टेंट है, या दे हैवंट फाउंड द राइट पार्टनर। उन्होंने कहा भाई अभी मुझे नहीं मिला है, तो बट दे आर इन्फॉर्म्ड, उन्हें ये पता है कि जिस दिन मिलेगा, तो आज 32 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में उन्होंने अपने अच्छे क्वालिटी वाले एग्स फ्रीज करा के रख लिए हैं। एंड दिस इज़ हैपेंड अगेन, जैसे मैंने इन सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया कि उन्होंने 40 में जाके बच्चे की ट्राई करी, 42 में करी, किसी ने कभी करी। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन के साथ ही पता लगेगी आपको। तो कोई राइट एज नहीं है। मेल के लिए क्या होता है कि सीमेन हमें सिर्फ एक चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो लाखों में से एक 40 के बाद भी मिल जाता है, 45 तक भी मिल जाता है, 50 तक भी मिल जाता है। उसमें भी वही सारी चीज़ें आती हैं कि क्वालिटी, क्वांटिटी, काउंट, अदर पैरामीटर्स, बट बिकॉज एक चाहिए होता है तो वो लाखों में से मिलना आसान है। इसलिए मेल एज इतनी मैटर नहीं करती मेन के लिए। उसमें बाकी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि जैसे मैंने बोला, नील स्पर्म है ही नहीं स्पर्म सीमेन के अंदर, या बिल्कुल ही काउंट ख़राब हो गया, बिल्कुल ही गिर गया है, वो भी। देयर इज़ ऑलवेज द राइट एज फॉर एवरीथिंग, बट फॉर विमेन स्पेशली 35 के बाद बहुत ज़्यादा हिट करती है। मेन के लिए हिट करेगी ओब्वियसली 45 के बाद ज़्यादा हिट करनी शुरू होती है। तो सर अगर बात करें IVF की, जैसे इसके साथ साथ मिलती जुलती बहुत सारी टर्म्स है, लाइक सैरोगेसी के ऊपर भी बात हो रही है आजकल, आपने जैसे एक्स फ्रीजिंग की भी बात करी, तो ये क्या, टेस्ट ट्यूब बेबीज भी आए थे पहले, तो क्या डिफरेंस है इन सब में? क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सबको एक ही तरह देखते हैं। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो IVF इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फुल फॉर्म। इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड लैब,
फर्टिलाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन, मतलब दो चीज़ें फर्टिलाइज मिलके बन रही हैं। स्पर्म एंड एग को फर्टाइल किया जा रहा है लैब में, राइट। स्पर्म और एग मिलके फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ का कॉमन टर्म, कॉमन नाम लेमैन के लिए, आपके लिए, इस टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आईवीएफ को अगर एक कॉमन जनता को बताना था तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोल दिया कि भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन साइंटिफिक टर्म हो गया, टेक्निकल टर्म हो गया, समझ में नहीं आएगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी वैसे नाम था कि टेस्ट ट्यूब में, जबकि असली में टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा नहीं बनता, वो होते एक डिश के अंदर है। बहुत अच्छी प्रक्रिया है। हम तो माइक्रोस्कोप के अंदर रोज़ देखते हैं कि एक स्पर्म एग के अंदर जा रहा है, मिल रहा है, फर्टिलाइज होता है, फिर वो फर्टिलाइजेशन स्पर्म जब सेल बन जाती है, अब नाउ दिस इज़ वन सेल, ये स्प्लिट होके दो में होगा, दो का चार, चार का 8, ऐसे मल्टीप्लिकेशन चलती रहेगी और लाखों सेल्स का बन जाएगा। तो ये चीज़ जब बॉडी के अंदर नेचुरली नहीं हो पा रही है, रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं कपल्स बट नहीं हो पा रहे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्पर्म में, एग में, यूट्रस में, ट्यूब ब्लॉकेज के अंदर, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं सारे 1000 रीजंस नहीं बताऊंगा बट नहीं हो पा रहा। वी मेक दैट पॉसिबल इनसाइड अ लैबोरेटरी नाउ। हम मर्द का पानी, स्पर्म लेते हैं, औरत के अंडे, उनके लेके अंडों को अलग, स्पर्म को अलग, उनको फर्टिलाइज करते हैं इनसाइड द लैबोरेटरी। अब जो बॉडी के अंदर हो रहा था, वी हैव टू गिव द सेम इन्वायरमेंट वो फर्टिलाइजेशन अकर करने के लिए, बिकॉज ये बॉडी में होते आया है। तो 37.6 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी का टेम्परेचर है, जिस अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो हर तरह के अंदर बॉडी के अंदर चीज़ें, वी हैव टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। हमें वो एनवायरनमेंट मिमिक करना है, तभी जाके वो फर्टिलाइजेशन अकर करेगी। तो वी डू दैट इनसाइड द स्टेराइल लैब्स। हम उस तरीके से फर्टिलाइजेशन कराते हैं 5 दिन तक। हम उसको जैसे बन स्पर्म और एग को मिला के एम्ब्रियो बनता है, इस एम्ब्रियो को 5 दिन तक ग्रो करते हैं, उस एम्ब्रियो को वापस फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसको आईवीएफ बोलते हैं इस प्रक्रिया को, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में समझाना चाहूँ तो सेरोगेसी भी सिंपल रही, बट मदर को चेंज कर दिया जाएगा। अगर आपने यही एम्ब्रियो वापस वाइफ में नहीं डाला, या जो पेशेंट है उसके अंदर नहीं डाला, किसी थर्ड पर्सन के अंदर डाला, उसको सरोगेट मदर बोलते हैं और प्रोसेस सरोगेसी हो जाता है। तो सरोगेसी क्यों किया जाता है? मतलब कि अगर कोई फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, बेबी नहीं हो पाता, इसके बाद भी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, मतलब। हाँ, मैं कहता हूँ, देखिए आईवीएफ का सक्सेस रेट तो 100% नहीं है, राइट। एंड बहुत बार होता है, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी के लिए एक नहीं है, हज़ारों हैं, मेल की अलग, फीमेल की अलग। एंड फीमेल में यूट्रस जो तीसरा कंपोनेंट है, एक हो गया स्पर्म, एक हो गया एग। मान लीजिए सब अच्छा बन गया, आपने इम्प्लांट करा बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कुड बी बिकॉज यूट्रस के अंदर बहुतों केस, मान लीजिए बचपन में कोई प्रॉब्लम हुई है, यूट्रस रिमूव हो गया, वो तो बिल्कुल ही जिसको हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, ख़त्म हो गए। बाकी प्रॉब्लम है कि एशरमैन सिंड्रोम है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट है, अलग प्रॉब्लम्स हैं यूट्रस के अंदर कि वहाँ पे वो प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं रही है। तो मल्टीपल अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स के चक्कर के अंदर कोई थर्ड वुमेन आती है जिसके अंदर वो इम्प्लांट होता है, एंड वो 9 महीने प्रेगनेंसी कैरी करती है आपकी। दी जेनेटिक्स जो आप बोलेंगे कि अगर किसी और ने मेरा बच्चा कैरी करा है तो उसका बच्चा हो गया, ये गलत है, क्योंकि स्पर्म और एग के अंदर सारा जेनेटिक्स होता है। और बस उसने सिर्फ वो टेम्परेचर दिया, मतलब हिंदी में बोलते हैं जैसे कि रेंट अ वूम या इंक्यूबेटर है वो प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए। तो 9 महीने प्रेगनेंसी वो कैरी करेंगे, बट कुछ भी क्रोमोसोम जो डीएनए बोलते हैं मैच करना चाहिए, वो स्पर्म और एग का है सारा, वो जिस भी माँ बाप का है या जिस भी पेशेंट का है, स्पर्म और एग से बच्चा उनका होता है। एग सर अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। जैसे बात कर रहे हैं कि किसी ने माइंड मेकअप कर लिया कि आईवीएफ करवाना है, तो कितना इसमें सबसे पहले आता है बजट फ्रेंडली, कितना बजट में है, कितना इस पे एक्सपेंसेस लगते हैं, क्योंकि इतना टफ प्रोसेस है ये, तो कितना मतलब खर्चा आ जाता होगा मिनिमम टू मैक्स? देखिए आईवीएफ का एक्चुअली इंडिया में अगर मैं बताना चाहूँ, वर्ल्ड में सबसे मोस्ट अफोर्डेबल इंडिया है पूरे वर्ल्ड में। यही चीज़ बाहर यूरोप, अमेरिका, कहीं भी फॉरेन कंट्री के अंदर 15 से 20 हज़ार डॉलर तक लग रहे हैं इसके अंदर। डॉलर बढ़ता जा रहा है, बट मैं अगर फिर भी समझाना चाहूँ 15 से 20 लाख रुपए भी लग जाते हैं कहीं पे, या कहीं पे 10 लाख रुपए के ऊपर लग जाता है। इंडिया में सबसे अफोर्डेबल है इज़ बिकॉज हमारे डॉक्टर्स बहुत वेल ट्रेंड है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ लैब बाहर की तरह से कम है।
इन सब चक्करों के अंदर मतलब बेसिक कॉस्ट कम करके अफोर्डेबिलिटी लेके आते हुए आईवीएफ की कॉस्ट 2 लाख रुपए तक की आती है। एंड दैट टू बिकॉज हम बहुत सारी मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन जो लड़कियों को लग रही होती है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बाहर से आती है, वेरी रिसर्च ओरिएंटेड ड्रग्स होता है। तो जो 30 से 40% कॉस्ट ऑफ एन आईवीएफ साइकिल है इन हार्मोनल ड्रग्स की होती है। एंड ये जितना सब मतलब जितनी रिसर्च करके अनगिनत रुपए खर्च करके ये जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना के लेके आई हैं, 30 to 40% ऑफ द कॉस्ट इज दिस गोनाडोट्रोफिन्स या आर दिस हार्मोनल ड्रग्स। तो इस कॉस्ट 2 लाख रुपए तक जाती है इस प्रोसीजर की। और सर लोगों में एक और मिथ है कि आईवीएफ अगर अपन जाते हैं तो मोस्टली लोगों को बॉय चाहिए होता है, लेकिन गर्ल्स हो रही हैं, तो वो भी उनका माइंडसेट है कि यार आईवीएफ से लड़कियां ही पैदा होती हैं। ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, ना लड़के होते हैं ना लड़कियां होती हैं। आपको कुदरत में जैसे आपने करा, अगर नेचुरल तरीके से हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली आईवीएफ के अंदर हम जब इम्प्लांट कर रहे हैं तो इट कैन बी एनीथिंग, अ गर्ल और अ बॉय। इससे कोई मैंडेटरी नहीं है और कोई पता भी नहीं लगा, मतलब करना भी नहीं चाहता कि भाई ऐसा ही लड़का करे या लड़कियां करे। जिसकी सोच वैसी है देखिए उसको आप बदल नहीं सकते, बट आईवीएफ में कोई सिलेक्शन नहीं होता है। राइट। तो सर बात करें कि आपने क्यों चुना कि आपको आईवीएफ सेंटर ही खोलना है, ये मतलब मेरा मुद्दा है। देखिए मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आईवीएफ सेंटर ही खोलना है, ऑल्दो मेरी मदर एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट। जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, शी वॉज वर्किंग समवेयर, मैं एक अलग बिज़नेस कर रहा था। उस बिज़नेस को जब मैंने बंद करा, फेल हुआ वहाँ से, एंड सोच रहा था आगे क्या करा जाए। मैं तो आगे पढ़ाई करने जा रहा था, बट तब मेरी मदर ने कहा कि देखते हैं, ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2012-13 की बात है। तब जाके हम लोगों ने अपना पहला आईवीएफ सेंटर खोला, एंड तब से लेके अब हमने 14 और आईवीएफ सेंटर्स खोल लिए हैं। तो हमने यही देखा कि एक नीड ऑफ द आवर है, एक गॉड गिवन थिंग जो है, जो सबने टेकन फॉर ग्रांटेड ली है। मैं बहुत जगह जाके टॉक्स देता हूँ और बहुत स्कूलों में बोलता हूँ कि आपने भी शायद स्कूल में देखा हो या अपने कॉलेज में देखा हो, हर कोई सेक्स एजुकेशन पढ़ाने में लगा है और हर कोई एक ही चीज़ बताता है, बच्चा कैसे ना होना चाहिए। आपकी एक गलती से शायद बच्चा हो जाए। कोई भी फर्टिलिटी के बारे में नहीं बता रहा है कि भाई शायद आपको 34 साल में आके प्रॉब्लम हो, शायद आपको 30 साल में हो, शायद आपको 38 साल में हो। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि बच्चा कैसे ना करे, वो तो आप बताइए कि भाई कि शायद जल्दी, बिकॉज उसमें फर्टिलिटी पीक में होती है। 17, 18, 16, 15 साल की उम्र में शायद बच्चा हो सकता है क्योंकि आपके हार्मोनल क्वालिटी सब बहुत अच्छी है, बट बाद में क्या प्रॉब्लम होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन शुड बी रिप्लेस विद फर्टिलिटी एजुकेशन। आईवीएफ है बट बहुत कम बताया गया है उसके बारे में, 1-2 लाइन में ख़त्म कर दिया गया है। तो बिकॉज सबको यही लगता है ना कि प्रॉब्लम नहीं आ सकती, हमें नहीं आ सकती। एक सबसे अंदरूनी सोच है कि भाई मुझे कैसे हो सकता है, तो वो चेंज करने के लिए जब तक अवेयरनेस ना बढ़ाई जाए, तो स्कूल के करिकुलम में अगर फर्टिलिटी एजुकेशन लिए जाए जिसमें बताया जाए कि आपकी यंग एज में फर्टिलिटी इज़ वेरी हाई, बहुत इजी चांसेस है कि आप शायद प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यही चांसेस कम होते रहेंगे विद एज के साथ, एंड किस एज के बाद बिल्कुल कम हो जाएंगे। अगर वो बच्चे को एजुकेशन मिल जाए तो उनके माइंड में रहेगा कि हाँ मुझे अभी क्या चीज़ें नहीं करनी और बाद में क्या चीज़ें करनी। तो सर लास्ट में अब हम एंड करते हैं पे, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये कोई प्रॉब्लम फेस भी कर रहा है तो इसमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई झिझक की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसका बहुत इजी सोल्यूशन है। आईवीएफ से लाखों बच्चों को खुशी मिलती है हर साल। हम बता नहीं सकते हम कितने सारे पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं एंड उनकी जर्नी का पार्ट है। हमारी तरफ से हम सब्सिडाइज भी करते हैं ट्रीटमेंट, बहुत बिलो द पॉवर्टी लाइन में। इसलिए हर साल हम 40 से 50 कपल्स को फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट भी देते हैं। एंड हमारा हमेशा ये कोशिश रही है कि पेरेंटहुड शुड नॉट बी अ ड्रीम, इट हैज़ टू बी अ पॉसिबिलिटी। मेरी तरफ से कि भाई एक खुशी जो है, आई एम माई सेल्फ अ पेरेंट, एंड मैं आपको बता नहीं सकता जो खुशी मिलती है एक पेरेंट को जब वो पेरेंट बन जाता है, मनी कैन नेवर बाय दैट हैप्पीनेस। वो वीज़ा की एक लाइन थी भैया कि मनी कैन बाय एवरीथिंग बट नॉट हैप्पीनेस। तो ऐसे ही जब पेरेंट आप बनेंगे तो आप कभी मत सोचिए कि आप इस जर्नी में अकेले हैं। आपका साथ देने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इसके थ्रू गो कर रहे हैं, इसके थ्रू सक्सेस पा चुके हैं एंड आज पेरेंट्स हैं। तो निराश मत होना,
राइट टाइम पे राइट डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड जितनी जल्दी हो सके आप कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट अवेल करिए। दैट इज़ माई ओनली विश कि प्लीज़ इन्फॉर्म्ड रहिए, हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे तो आपको उतनी ही जल्दी सोल्यूशन मिलेगा।